Hello 12th class. Now we start the next topic, an appreciable of LPG policy. जो सरकार ने न्यू पॉलिसी लॉन्च की थी 1991 के अंदर, उसकी मेरिट और डीमेरिट क्या थी, क्या अच्छी अच्छी बातें हुई और क्या साइड इफेक्ट हुए। एलपीजी आपको मालूम है कि रेफर करती है एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। जो भी कुछ नई पॉलिसी लॉन्च होती है तो उसके गुड्स और बैड इफेक्ट दोनों होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मेरिट्स देखेंगे कि एलपीजी जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी एलपीजी, तो उसकी क्या मेरिट है, क्या फ़ायदे हुए इकोनॉमी को। तो फर्स्ट है वाइब्रेंट इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक तरह से हलचल आ गई, क्योंकि पहले पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक एंटरप्राइजेस की, वो चेंज हो गया प्राइवेटाइजेशन में, लिबरलाइजेशन कर दिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, टैरिफ पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया, इंडस्ट्रियों को एनकरेज प्रोत्साहित किया गया ताकि नई से नई जो है प्राइवेट कंपनियां जो है पैसा इन्वेस्ट कर पाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, तो एक इकोनॉमी में हलचल हुई, वाइब्रेंट हुआ, तो उससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ हुई, जो इंडिकेट करता था जीडीपी ग्रोथ। और जो जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी हाई एज 8% पर एनम हो गई। सेकंड, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया। इट इज़ ऑन टू दिस पॉलिसी आईटी इंडस्ट्री जो है अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशंस। फिर है चेक ऑन फिस्कल डिफिसिट, जो हमें राजकोषीय घाटा हो रहा था वो जो है वो बैलेंस में आ गया, क्योंकि हमारी जीडीपी जो है इंक्रीज होने लगी। एज पर 8.5% ऑफ जीडीपी और डाउन टू अराउंड 3.5% ऑफ जीडीपी इंक्रीज हो चुकी थी। इन्वेस्टमेंट जो है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो चुका था, तो हमारा जो फिस्कल डिफिसिट था, जो घाटा हो रहा था, उस घाटे की पूर्ति हुई। सेकेंड है चेक ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन आपको मालूम नहीं क्या होता है। जब महंगाई बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति जिसको कहा जाता है, जब एग्रीगेट आपकी डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाती है। तो इन द ईयर 2011 और 12 टू 2013 टू 14 जो है इन्फ्लेशन वाज इन रेंज ऑफ 6.9% पर एनम। इन्फ्लेशन की जो रेट है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि सभी लोग जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ चुकी थी कंट्री के अंदर, तो लोगों की इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज हुई, और डिमांड की वजह से जो है सप्लाई कम थी, तो उसकी वजह से प्राइस जो है इंक्रीज हो गए। फॉर 2018-19 के अंदर एस्टिमेट 3.4% हो गई। इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन लीड टू राइज इन इंटरेस्ट रेट। आपको मालूम है कि जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट राइज हो जाती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो लागत खर्चा लगता है वो बढ़ जाता है, और ग्रोथ रेट इज एडवर्सली इम्पैक्टेड। फिर नेक्स्ट हुआ कि कंज्यूमर सवरेनिटी हो गई, यानी कि कंज्यूमर के पास डिफरेंट प्रकार की चॉइस आ गई गुड्स एंड सर्विस के लिए, क्योंकि मार्केट में जो है मार्केट जो एक्सपेंड हो चुकी थी, डिफरेंट इंडस्ट्रियाँ जो है सेटअप हो चुकी थी, तो उसकी वजह से कंज्यूमर के पास जो है बहुत चॉइस थी, प्रेफरेंस थी कि वो किस चीज़ की चॉइस करे टू बाय द गुड्स एंड सर्विस। फिर है सस्टेबल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है इंक्रीज हो गया। डिप्लेटेशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स वन ऑफ द कंप्लेनिंग रीजन, क्योंकि क्या हुआ कि जो हमारे रुपए की जो कीमत थी वो बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी फायदा हुआ। फिर दिस पॉलिसी फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री हैव नाउ रीच टू कंफर्टेबल लेवल तक पहुंच गया था। कॉन्फिडेंस जो है ग्लोबल इन्वेस्टर इन द इंडियन मार्केट में इंक्रीज हो चुकी थी। फिर है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो चुका था, इसकी वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट गैदरिंग एनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट। Indonesia's technology was getting obsolete. It's significant that the private foreign investment is often accompanied with innovative technique of production. नई नई टेक्निक हमारे देश में आ चुकी थी। फिर रिकॉग्निशंस ऑफ इंडिया एज एन एब्जॉर्बिंग इकोनॉमिक पावर। एलपीजी पॉलिसी की वजह से जो है
ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई। इंडिया इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑब्जर्विंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, डेवलप्ड नेशन बन चुका था। रैंकिंग जो है इंक्रीज हो चुकी थी, और एक जब रैंकिंग इंक्रीज होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है इन्वेस्टर का वो भी इंक्रीज हुआ। फिर मोनोपोली मार्केट से कम्पिटिटिव मार्केट में चेंज हो गई, क्योंकि पहले कुछ ही प्रोड्यूसर थे, इसलिए वो अपना मोनोपोली जो है चलाते थे, एकाधिकार चलाते थे। परंतु काफ़ी जो मार्केट इंडस्ट्रियाँ सेटअप होने से गुड्स एंड सर्विस जो है इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो गया, जो स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट हो गया। इंडियन मार्केट आर नाउ इंक्रीजली शेडिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक करेक्टर, बिकमिंग मोर एंड मोर कम्पिटिटिव इन नेचर बन गया था। couple of decade back product like car, refrigerator, AC, PC monopoly market of select brand only थी, तो नई नई वैरायटी के जो है प्रोडक्ट आने लगे, तो इससे कम्पिटिटिव प्राइस जो है इंक्रीज हुआ, इनकी प्राइस में भी चेंजमेंट आ गया। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हैज़ नॉट ओनली एक्सलरेटेड बट आल्सो बिकम मोर डाइवर्स भी हो गया था, डेफिनेट चेंज हो गया था वेलफेयर लेवल ऑफ द पीपल। तो काफ़ी जो है इकोनॉमी जो है हमारी इकोनॉमी को बहुत अधिक फ़ायदा हुआ, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन गई, और साथ के साथ वर्ल्ड में हम अपनी पोजीशन बना पाए। अब बात आती है डीमेरिट एलपीजी, क्योंकि कुछ भी अगर अच्छा होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो वो मेरिट्स डीमेरिट्स क्या थे? नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जब एलपीजी पॉलिसी ली गई थी तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म किया गया था, फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट का जो है रिफॉर्म किया गया, WTO ने भी जो है ट्रेड पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। परंतु हमने अपनी न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी लॉन्च की थी, नई इंट्रोड्यूस की थी, उसमें हमने एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। एग्रीकल्चर हैज़ सफर्ड ए सीरियस नेगलेक्ट एंड इट्स ग्रोथ रेट जो है वो डेक्लाइन चली गई, लो लेवल की हो गई, पर एनम 2 से 3% पर एनम रहा। एक रूरल और अर्बन इकोनॉमी के बीच में बहुत ज़्यादा जो है दूरियां बढ़ गई, और जिससे गरीबी जो है स्प्रेड आउट हुई, क्योंकि हमारी 80% जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। कुछ पर्सन जो है शिफ्ट भी हुए, परंतु जब एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट कर दिया तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ जो है ग्रोथ नहीं हो पाई, तो स्लो ग्रोथ रही एग्रीकल्चर की, जिससे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर की ज़्यादा रही थी, जबकि इसकी कम रही थी। उसके कारण क्या था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। जब तक उनके पास कच्चा माल नहीं होगा तो वो फिनिशिंग गुड कैसे तैयार करेंगे। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत पर्सन जो है शिफ्ट हो गए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड भी होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन की भी जरूरत होती है। तो ये जो कारण था कि जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की स्लो ग्रोथ थी कंपैरिजन टू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि हम जो है अपनी पॉलिसी में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड ही नहीं किया। सेकंड हुआ था कि अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, अर्बन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि क्या हुआ कि जब लोग बाग गाँव से शहरों में आएंगे तो शहरीकरण किया जाएगा। तो ऑल मल्टीनेशनल्स आर फोकसिंग ऑन अर्बन एरिया। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां थी वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रही थी, अर्बन एरिया पे कर रही थी, रूरल एरिया पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो अर्बन और रूरल के बीच में एक घाटी, मतलब एक दूरी बन गई। फिर इकोनॉमिक और सोशल जो डिविडेंस थी वो एक बहुत बड़ी जो है कारण था इसका। फिर है इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। इंडिया सफर्ड ऑन नियरली 200 ईयर ऑफ पॉलिटिकल कॉलोनिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश। हमें मालूम है कि ब्रिटिश सरकार ने 200 साल हमारे देश पर राज किया था, तो हमारा देश जो है वो कॉलोनिज्म था, बहुत सफ़र कर चुका था। मल्टीनेशनल कंपनियों ने इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से एक तरह से हमारी पहले हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूप से तो थे ही, राजनीतिक रूप से तो ब्रिटिश सरकार के उसमें थे, पर मल्टीनेशनल कंपनी आने से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिकार जो है वो छोटी छोटी कंपनियों पर शुरुआत हो गई, और उन्होंने हमारे लेबर का, हमारी मार्केट को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया।
जिससे हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जो है काफ़ी नुकसान होगा। फिर है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। मल्टीनेशनल कंपनियां आने से हमारे जो कंज्यूमर थे वो स्प्रेड हो गए, बढ़ गए। वैरायटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड जो है मार्केट में आ चुकी थी, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर गई। और वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि हम अपने कल्चर को भूलने लगे और वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वेस्टर्न कल्चर में हम लोग जो है ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे। फिर लॉप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, एक साइड की ग्रोथ प्रोसेस होती, एक साइड को तो हम भूलते ही जा रहे थे। इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस, एक अच्छी सी प्रोसेस नहीं थी, क्योंकि ओवरऑल हम प्रोसेस को लेके नहीं चल रहे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ, आईटी की तरफ हमने ध्यान दिया, परंतु एग्रीकल्चर को हम भूल चुके थे, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। तो इट इज़ इंक्रीजली रिलेइंग ऑन सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसका फैक्ट क्या हुआ कि आईटी फोकस ग्रोथ प्रोसेस बनी। ओवरशेडिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेगलेक्टिंग द फार्मिंग सेक्टर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हमने नेगलेक्ट कर दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर को, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ ध्यान दे रहे थे, तो इनकी एक साइड की ग्रोथ हो रही थी और ये अलार्मिंग थी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए, क्योंकि इंडियन फार्मर इज शिफ्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप फॉर फॉरेन मार्केट, कॉजिंग ए शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ फूड ग्रेड। क्योंकि जो हमारे फार्मर थे वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे कंपैरिजन टू डोमेस्टिक डिमांड की तरफ, कि डोमेस्टिक में भी ग्रेन की ज़रूरत है इसकी तरफ, तो इसकी वजह से वो की जो है सामान हमारा उसकी सप्लाई कम हो गई। फिर राइजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड ऑफ 2009 शुड रिजर्व एज वेकअप कॉल टू फैक्ट एलपीजी पॉलिसी, कि हमने एलपी पॉलिसी को ये चुनौती मिल चुकी थी कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है नेगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से देश की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वहाँ सप्लाई जो है कम हो रही है। फिर कल्चर इरोजन तो हुआ ही है कि जब हम अपनी ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़कर, इंडियन कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है लोगों की जो दिनचर्या थी वो चेंज हो गई। एवरीबडी वांट टू इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और वेल ऑफ रिगार्डलेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द फैमिली और द सोसाइटी क्या है, क्योंकि सब पैसे कमाने के अंधाधुंध में शामिल हो गए, तो वो बात भूल के टूवर्ड्स द फैमिली जो लॉयल्टी थी वो कम हो गई हमारी। तो ये जो है डीमेरिट थी एलपीजी पॉलिसी की। अब बात आती है विच वे टू गो, हम किस साइड में जा रहे हैं। इट इज़ डिबेटेबल, ये एक तरह से वाद विवाद का विषय बन चुका था कि हम किस तरफ, हमारा जो रुख है वो किस तरफ हो गया है। तो इसलिए ज़रूरी हो गया कि एलपीजी पॉलिसी में थोड़ा सा कुछ और चेंज किया जाए। ये ज़रूरी हो गया, सरेंडर नहीं करना हमने किसी के आगे, बल्कि अपनी इकोनॉमी को दोबारा से सही तरीके से लेकर आना है, क्योंकि वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट सरेंडर टू बिग प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हम जो बिग प्लेयर हैं इंटरनेशनल मार्केट में, हम उनके सामने सरेंडर नहीं कर सकते कि भाई ठीक है जैसा आप चाहो हमारी इकोनॉमी को चेंज कर दो। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, परंतु हम अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान ब्रांडेड सामान पे चला गया, लोकल सामान पे कम हुआ। जैसे अभी एट ए प्रेजेंट जो है एग्जांपल भी कहा भी जाता है लोगों को कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशियों को, विदेशी सामान को छोड़ो, ब्रांडेड लोकल टू वोकल बन जाओ, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि वर्कर को भी काफ़ी जो है कम बेसिस पर काम करना पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो वी मस्ट सी इट टू हैव वी डू नॉट बिकम इकोनॉमिकल सर्वेलेंट टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, वी मस्ट बी द पोजिशन टू चैलेंज FDI more into the area of infrastructure rather than the retail trading for fast food junctions like KFC and Domino, क्योंकि लोग बाग जो है इनकी तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर चुके हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, परंतु हम उसे ख़त्म नहीं करना चाहते। इसमें चेंज करने की ज़रूरत है अभी भी काफ़ी हद तक। तो ये है आपका चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म
आप इस चैप्टर को पूरे, जो आपको पहले जो मैंने वीडियो भेजी है और आज की जो वीडियो है, इस लेक्चर्स को, सभी लेक्चर्स को पहले ध्यान से सुने, फिर इससे रिलेटेड नोट्स करें और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपकी बुक में है। आज आप इससे रिलेटेड नोट्स कीजिए और कल जो आपकी बुक में क्वेश्चन हैं अनसॉल्व वो आप सॉल्व करेंगे। अगर उनमें कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका आंसर हम क्या करें, तो आप मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। पर 12th क्लास टाइमली अपना सिलेबस जो है, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ उसको लर्न भी कीजिए।